हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? एवरेज की क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हमने क्लास नंबर 1 क्लियर की थी और हमने उसमें 10 क्वेश्चन हमने क्लियर करे थे। सबसे पहले मैं उनकी कल की क्लास का रिवीजन करवाता हूं आपको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 से आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। कल मैंने क्या बताया था? औसत के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और दूसरा होता है यदि राशियों के मध्य का अंतर समान हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है, ये कब लगता है? जब राशियों के मध्य का अंतर क्या हो? समान होता है। एक मैंने आपको बताया था वर्गों का औसत, वो होता है n+1 मल्टीप्लाई बाई 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। और एक मैंने आपको बताया था घनों का औसत, जो होता है n गुणा n+1 का स्क्वायर बटा 4। इसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम उस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यदि राशियों के मध्य का अंतर समान होना तो औसत हमेशा होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। लेकिन यदि राशियों के मध्य का अंतर समान होना तो बीच की संख्या भी औसत का ही काम कर जाती है। कुछ क्वेश्चन तो अपन इस लाइन पे लेंगे, लेकिन पहले इस लाइन को मैं समझाता हूं आपको। जैसे एज एन एग्जांपल समझिएगा, मैंने कह दिया 13, 16, 19, 22, 25, इनका मुझे एवरेज बताइए। तो आप बोलोगे राशियों का योग बटा राशियों, वो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्योंकि अंतर सब में समान है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या करोगे तो 13 प्लस 25 बटा 2। 13 और 25 होता है 38। 38 में 2 का भाग देंगे तो एवरेज आ गया आपका 19 एवरेज आ गया। अब आप देख रहे हैं इन पांचों संख्याओं में से बीच की संख्या भी 19 ही है। तो मतलब यदि अंतर समान हो ना तो जरूरी नहीं आप प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 ही लगाओ। यदि आपको बीच की संख्या क्लियर दिख रही है ना तो वो भी एवरेज का ही काम करती है। और ये कंसेप्ट मैं काम में लूंगा क्रमागत संख्याओं पे। दुनिया की कोई सी भी क्रमागत संख्याएं होती है उनमें अंतर हमेशा समान होता है। तीन तरीके की क्रमागत संख्या होती है। एक तो क्रमागत प्राकृत संख्या, जिसको अपन सिंपल क्रमागत संख्या बोल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब बीच में गैप नहीं देना है। एक होती है क्रमागत सम संख्या, 2 4 6 8 10 12 14 16। एक होती है क्रमागत विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। क्रमागत आप कोई सी भी सम देख लो, कंटिन्यू आ रही है जो, विषम देख लो, चाहे सिंपल गिनती देख लो, आप सब में अंतर हमेशा समान होता है। तो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। इसलिए क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या हमेशा औसत का काम कर जाती है। अब यह क्वेश्चन उल्टे बनते हैं, आपसे औसत नहीं पूछेगा, आपको औसत देकर क्रमागत संख्याएं पूछेगा। अब तक की पहली क्लास में हमने क्या किया था? पहली क्लास में हमको संख्याएं दे रहा था और हम औसत पता कर रहे थे। अब हमको औसत दिया जाएगा और हम संख्या पता करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर रहेगी कि यदि क्रमागत संख्याओं का प्रश्न होगा तो औसत हमेशा बीच की संख्या हो जाती है। क्लियर है बात? अब अपन यहां से अपन इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग तो रेडी हैं आप लोग? जैसे देखिए एक बार आप, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन पांच संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इसने बोला है पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। यदि एक क्रमागत है तो इनका अंतर समान है, और अंतर समान है तो औसत बीच की संख्या है। तो एक चीज क्लियर हो गई, ये जिन पांच क्रमागत विषम की बात कर रहे हैं उनमें से बीच की संख्या 33 है, और 33 विषम भी है, तो एक संख्या तो ये बन गई। अभी कितनी संख्याओं की और जरूरत है? चार की। यदि हमें चार और संख्याएं चाहिए तो यदि ये बीच की संख्या है तो दो इधर की विषम और दो इधर की विषम लिख दूंगा। अच्छा, 33 के बाद विषम कौन कौन सी होंगी? 35 होगी और 37 होगी। और 33 से पहले विषम कौन कौन सी होगी? 31 होगी और 29 होगी। तो ये है वो पांच क्रमागत विषम संख्याएं। ये है वो पांच क्रमागत विषम संख्या। आप इनका एवरेज चेक कर लो, 33 ही आएगा। अब ये कह रहा है इन पांच संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आपको क्या लग रहा है इन पांचों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 29। सबसे बड़ी कौन सी है? 37। इनका गुणनफल चाहिए तो बस आप इनको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वो कुछ करना ही नहीं इसमें आपको, है ना? जैसे हम गुणा करते तो 37 को पहले गुणा करेंगे 9 से। 37 9 कितना होता है बताइए? 37 9 आपके सामने निकल के आता है 333। 333 का 3 हंसी लगी 33, और 37 दूना होता है 74। 74 में हम 33 और जोड़ेंगे तो आपके सामने आएगा 107। तो प्रश्न का आंसर आ जाता है 1073। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे फाइनल आंसर माना जाएगा। तो वापस समझना, क्रमागत संख्याओं में जो बीच की संख्या होती है ना, वो आपके लिए औसत का काम कर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 3 संख्या तथा 36 और 53 का औसत ज्ञात कीजिए। इसने बोला आरोही क्रम में यदि 8 क्रमागत सम संख्या लिखी है तो उनका औसत 17 है। अब मुझे आप बताइए, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, तो डेफिनेटली उन 8 क्रमागत सम संख्याओं में बीच की संख्या 17 है, लेकिन यह एक पेज है। इन 8 सम संख्याओं में बीच की संख्या 17 है, लेकिन 17 सम नहीं होती है। मतलब इन 8 के बीच में जरूर है, लेकिन इनमें से नहीं है। जैसे यूं समझो, लड़कों के बीच में लड़की बैठी हुई है, 8 सम का ये औसत है, मतलब ये 8 सम के बीच में है, लेकिन ये खुद सम नहीं है, तो उन 8 में से नहीं है, लेकिन बीच में है। तो यदि ये बीच में है तो 8 सम कहां पे है? तो 4 सम इधर है, 4 सम इधर है। अब 4 इधर है तो 17 के बाद कौन सी आती है सम संख्या? 18, 20, 22 और 24। नीचे लिख देता हूं, चलो। 4 सम कौन कौन सी आएंगी बताओ फटाफट। इसके इधर की आएंगी 18, 20, 22 और 24। और इसके इधर की कौन सी होंगी बताओ? 16, 14, 12 और 10। अब चेक कर लो, ये वो 8 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 17 ही आता है। आप चेक करके देख लो। देखो, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 लगाओ, 10 और 24, 34, 34 में 2 का भाग दो, 17 आ गया। अब प्रश्न कह रहा है इसमें से एक तो अंतिम की तो 3 संख्या ले लो और साथ में 36 और 53 ले लो और उसका औसत ज्ञात करो। अंतिम की तो 3 संख्या ले लो। अंतिम की 3 संख्या कौन कौन सी है? 20, 22, 24 और साथ में ले लो 36 और 53, और इन पांचों का बताओ औसत। औसत का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर बिगड़ गया है। तो योग करेंगे तो 3 और 3 6, 9, 9 और 4 13 और 2 15, हासिल लगी 1, 1 और 5 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, 155 में मैं भाग दूंगा 5 का, 5 किया 15, 5 एकम 5। बताइए क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर कितना निकल के आता है यहाँ पे? 31। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अपन, 31 इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख पा रहे हैं आराम से, सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखते जाइए आराम से एक एक करके सब प्रश्नों को आप लोग। यदि 24x प्लस 24y बराबर 192 है तो x और y का औसत कितना है? 24x प्लस 24y यदि 192 के बराबर है तो x और y का औसत कितना है? देखो, इसने बोला है 24x प्लस 24y बराबर है 192 के, तो x और y का औसत बताना है। पहले तो ये बताइए x और y के औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो कभी भी आपसे x और y का औसत पूछेगा तो अपन का फॉर्मूला बनेगा x प्लस वाई बटा 2, क्योंकि x और y दो राशियां हैं। तो सीधी बात है, आपसे जो पूछा गया है ना x और y का औसत, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब इसमें बटा 2 में तो आपको कुछ पता नहीं करना, बस आपको x प्लस वाई पता लग जाए तो यहां रखते ही औसत आ जाएगा। अब x प्लस वाई कहां से पता चलेगा? तो समीकरण दी है ना, 24x प्लस 24y किसके बराबर है? 192। आप इन दोनों में से यदि मैं 24 कॉमन ले लूं तो क्या अंदर x प्लस वाई नहीं बचेगा क्या? बराबर 192, और 24 से देखिए कट रहा है आराम से, 12 से काट लो, 12 दूना 24, 12 एकम 12, 7 बचेगा, 12 6 72 और 2 से 16 जाता है 8 बार। तो मुझे बताइए क्या ये x प्लस वाई का मान 8 नहीं आ गया क्या? और x प्लस वाई यदि 8 के बराबर है तो x y का औसत 8 बटा 2 नहीं हो जाएगा? 2 का भाग 8 में देंगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बताइए आप लोग मुझे? 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? बहुत सीधी सी कहानी है जो आपको समझ में आ गई होगी अब आराम से। औसत चाहिए x और y का, तो औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मैंने x प्लस वाई बटा 2 लगा दिया। ठीक है, x प्लस वाई कहां से पता किया मैंने? यहां से। इसने बोला है 24x प्लस 24y बराबर 192, तो x प्लस वाई का मान ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x y z का औसत 52 है, x और y का औसत 48 है, y और z का औसत 60 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। एक तो आज से एक चीज और क्लियर रख लो, किन्हीं भी संख्याओं का आपको औसत पता है, यदि आपको टोटल पता करना है ना तो संख्या को औसत से गुणा कर देते हैं। जैसे मैं आपको फॉर्मूला ये पता ही है कि औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब आपको कभी राशियों का योग पता करना हो तो औसत को संख्या से गुणा कर सकते हैं, कभी राशियों का योग पता करना है तो आप औसत को किससे गुणा कर सकते हो? संख्या से गुणा कर सकते हो।
जैसे मैं आपसे कहता हूं 8 राशियों का औसत है मान के चलो 20 का। तो यदि 8 राशियों का औसत 20 का है ना, तो 8 राशियों का कभी आपको टोटल निकालना हो ना, तो आप 8 को 20 से गुणा कर दो। इसका मतलब यदि 8 राशियों का औसत यदि 20 है ना, तो 8 राशियों का टोटल 160 होने वाला है, कंफर्म बात है। 8 राशियों का औसत यदि 20 है, तो 8 राशियों का टोटल कितना होने वाला है? 160 होने वाला है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जैसे अब यहाँ पे ये चीजें काम आती है, इसने बोला एक्स वाई जेड का औसत 52 है, तो एक्स वाई जेड का औसत यदि 52 है, तो एक्स वाई जेड का टोटल कितना होगा? 52 गुणा 3। क्यों? क्योंकि ये 3 संख्या है। तो एक्स वाई जेड का औसत यदि 52 है, तो टोटल होगा 52 गुणा 3, 3 पंच दूनी 6, 3 पंजो 15। तो एक्स वाई जेड का टोटल 156 हो गया। ये चीज अब बहुत काम में आने वाली है, दोनों फॉर्मूले, औसत बराबर योग बटा संख्या, योग बराबर औसत गुणा संख्या। ये लगभग मतलब हर क्वेश्चन में काम आने वाली चीज है ना, क्योंकि हम सबसे पहले टोटल पे ही पहुंचा करेंगे। क्यों पहुंचेंगे? आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे जब पता लगेगा। एक्स वाई जेड का टोटल है 156, एक्स वाई का औसत 48 है। मुझे बताओ, एक्स वाई का टोटल 48 है, तो एक्स वाई का टोटल कितना हो जाएगा? 48 गुणा 2। 2 से क्यों गुणा किया? क्योंकि ये दो संख्याओं का ही औसत है। 48 का डबल करेंगे 96 आता है। वाई और जेड का औसत 60 है। वाई जेड का औसत 60 है, तो वाई जेड का टोटल कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई बाई 2, 120 हो गया। प्रश्न कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, y का मान ज्ञात कीजिए। अब आप ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, आप इस तरीके से समझिए कि आप एक पेपर में बैठे हैं। आप कहां बैठे हैं? पेपर में बैठे हैं, जहां पे आपके दो दोस्त और बैठे हैं। आपका नाम x मान लीजिए, दोस्तों का नाम y और z मान लीजिए। अब आप तीनों के मिला के तो पेपर में नंबर है 156। सोचो, जिसमें से x और y के नंबर है 96 और y और z के नंबर है 120। समझना, तीनों के मिला के 156 नंबर है, एक्स और वाई के नंबर 96 है, वाई और जेड के नंबर 120 है। अब मैं आपसे पूछता हूं, तो बताओ इस पूरी प्रोसेस में वाई के नंबर कितने हैं? ये बताओ कि वाई के असलियत में खुद के कितने नंबर हैं। अब आप कैसे पहुंच सकते हो वाई के नंबर पे? सोच के देखिएगा। अब थोड़ा बस इसमें तिकड़मबाजी लगाओ, आप अपना दिमाग लगाओ कि यार मैं कैसे वाई के नंबरों तक जा सकता हूं। सोच के देखो, आपको एक्स वाई जेड के नंबर पता है। यदि मैं एक्स वाई जेड के नंबरों में से यदि मैं एक्स और जेड के नंबर माइनस कर दूं, किस किस के? एक्स एक्स वाई जेड के नंबरों में से यदि मैं एक्स और वाई के नंबर माइनस कर दूं, किस किस के? एक्स और वाई के नंबर माइनस कर दूं, तो एक्स वाई जेड में से एक्स वाई गया, तो जेड के नंबर नहीं बचेंगे क्या? बिल्कुल आपने बोला होगा, सही बच रहे हैं बिल्कुल। तो जेड के नंबर हो गए 156 माइनस 96। 6 में से 6 गया 0, 15 में से 9 गया 6, तो जेड के नंबर हो गए 60। बिल्कुल सही बात है। अब जेड के नंबर 60 है, तो अभी वाई के नंबरों पे आपको पहुंचना है। तो आपको पता है वाई और जेड के मिला के कितने नंबर है? बताओ। 120। वाई और जेड के 120, यदि मैं इसमें से जेड के नंबर हटा दूं, तो वाई के नंबर नहीं आ जाएंगे क्या? तो 120 में से मैं 60 हटा दूं, तो वाई के नंबर बताओ मेरे पास कितने आएंगे? 60 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ क्या तकलीफ महसूस हुई है इस क्वेश्चन में आपको? बस इस तरीके से हल्का फुल्का सा दिमाग लगाते जाना है, आपके आंसर धुंधा आते जाएंगे। ठीक है, और बढ़ो, देखो आगे क्वेश्चन। 19 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, अगली 6 का औसत 54 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक तो आज सब एक चीज समझ लो, कभी भी किन्हीं का भी औसत पूछे ना, औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, इस तरीके के प्रश्नों में, तो आप हमेशा ध्यान रखना, औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो किन्हीं का भी औसत चाहिए ना, पहले उसका टोटल निकालना आना चाहिए आपको। जब तक आप उसका टोटल नहीं निकालोगे, तब तक आप उसका औसत नहीं निकाल सकते। औसत का फॉर्मूला यही होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे एक एग्जांपल पहले मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपका बेसिक पहले क्लियर करूंगा। मैंने क्या कहा, इस बैच का मेरा मेन टारगेट यही है कि आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हमको ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो हमको समझ नहीं आ रही, जो हाई लेवल की है। क्वेश्चन अपन बहुत बढ़िया लेवल के करेंगे, लेकिन आपको बड़ी प्यार से चीजें समझ आएंगी। बस आप कंटिन्यू जुड़े रहिए इस बैच के अंदर, इसको छोड़ना नहीं है आपको किसी भी कंडीशन में। देखो एक बार आराम से आप लोग, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके सामने। मान के चलो एक क्लास में लड़के हैं 40। ठीक है ना, एक क्लास में लड़कों की संख्या तो कितनी है? 40 है। ठीक है, एक क्लास में लड़कों की संख्या तो कितनी है? 40 है। मैंने उनका टेस्ट लिया एक दिन। क्या लिया? उनका टेस्ट लिया। ये तो लड़कों की संख्या हो गई,
और फिर मैंने उनका टेस्ट लिया तो मैंने लड़कों का एवरेज निकाला, तो लड़कों का एवरेज निकल के आया 50 नंबर का। ठीक है, उसी क्लास में लड़कियों की संख्या है ना 25 थी। कितनी थी? 25। मैंने उनका भी टेस्ट लिया तो उनका एवरेज निकल के आया 60 नंबर का। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़कों का एवरेज 50 है, 40 लड़कों का, 25 लड़कियों का एवरेज है 60। तो बताओ पूरी कक्षा का औसत कितना होगा? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि पूरी कक्षा का औसत कितना होगा। अब आप एक चीज समझ लो, कभी भी आप डायरेक्ट औसत नहीं निकाल सकते। आपको पूरी कक्षा का औसत चाहिए ना, तो सबसे पहले पूरी कक्षा का औसत को मारो गोली, पहले पूरी कक्षा का टोटल निकालना पड़ेगा। और टोटल कैसे निकलेगा? अभी अभी मैं एक क्वेश्चन में आपको बता के आया हूं। यदि आपको संख्या और उसका औसत दिया है तो टोटल निकालने के लिए गुणा कर दीजिए। 40 लड़कों का एवरेज 50 है तो इनका टोटल हो गया 40 गुणा 50, मतलब इनके टोटल 2000 है। 25 लड़कियों का औसत 60 का है तो इनका टोटल हो गया 25 की 150, 1500। तो मुझे बताओ पूरी कक्षा का टोटल हो गया 2000, 1500, 3500। और पूरी कक्षा का मेरा मतलब यहां से है कि पूरी कक्षा का मतलब है 40 और 25, 65 स्टूडेंट है। तो ये 65 स्टूडेंट का टोटल हो गया 3500। अब आपको पूरी कक्षा का औसत चाहिए, तो औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग और बटा राशियों की संख्या कितनी है? टोटल 65। बस आप इसमें भाग देंगे, 5 का भाग 13 बाहर जाता है, 5 का भाग 700 में 13 का भाग देंगे तो लगभग आपका ये आपका आंसर आएगा 53 के समथिंग का आंसर आएगा। समझ आई नहीं आई बात? इस तरीके से पैटर्न फॉलो आपको करने होते हैं इन क्वेश्चनों के, है ना? तो आप एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि कभी भी आपको औसत चाहिए ना, तो ध्यान रखना कभी भी डायरेक्ट औसत नहीं मिलता है। औसत से पहले आपको हमेशा क्या निकालना पड़ता है भैया? योग निकालना पड़ता है। बिना योग के कभी भी डायरेक्ट औसत नहीं मिलता है। ये चीज आप फिट कर लीजिए दिमाग के अंदर। अब ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि गुणनीय संख्याओं का औसत कितने का आ रहा है? 46 का है। पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है और अगली 6 का औसत कितना है? 54 है। तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। पहले देखो 19 संख्याओं का औसत 46 है तो 19 का टोटल हो गया 19 गुणा 46, ये 19 का टोटल आ गया। इनमें से पहली 5 का औसत कितना है? 49। तो पहली 5 का औसत यदि 49 है तो पहली 5 का टोटल 5 गुणा 49 होएगा। और अगली 6 का औसत 54 है, तो मुझे बताओ अगली 6 का औसत 54 है तो अगली 6 का टोटल 6 गुणा 54 होएगा। अब ये कह रहा है मुझे शेष संख्याओं का औसत बताओ। अब देखना, पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया, शेष संख्याओं का औसत बताओ। अब आप सोच के देखना शेष संख्याएं बची कितनी है। 19 संख्याओं में से 5 संख्याओं का औसत खुद ने बता दिया, 6 का औसत खुद ने बता दिया, 5 और 6 कितना होता है? 11। 11 का औसत तो खुद ने बता दिया 19 का बताकर, तो शेष कितनी बची? 8। तो ये शेष 8 संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहे हैं। अब ये मैंने आपको क्लियर बताया, कभी भी आप डायरेक्ट औसत नहीं निकाल सकते। यदि आपको इन 8 संख्याओं का औसत चाहिए तो सबसे पहले आपको इन 8 संख्याओं का टोटल निकालना पड़ेगा। और इन 8 संख्याओं का टोटल आपको कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? बस यही तो क्वेश्चन में सीखना है अपन को, बाकी क्वेश्चन खत्म। मुझे एक बात बता दो, यदि मैं इन 19 संख्याओं के टोटल में से, यदि मैं सबका टोटल निकालने बैठूं, इन 19 के टोटल में से 5 का टोटल और 6 का टोटल मिला के माइनस कर दूं, तो शेष 8 का टोटल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ हाँ या ना? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। और जब शेष 8 का टोटल आ जाएगा, फिर औसत निकालने में तो क्या टाइम लगेगा अपन को? 8 का भागी तो देना है बस अपन को, अपना आंसर आ गया बताओ 1 सेकंड में। तो कोई जोर नहीं आएगा, जम के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब इनका बस टोटल निकाल लीजिए। 19 6 114, हासिल लगी 11। 19 चकू कितना होता है? 76। 76 में हम क्या जोड़ेंगे? 11। 76 में 11 जोड़ेंगे तो आपके सामने आएगा 87 874। 5 को 49 से गुणा करो, 5 9 45, 4 बचा, 5 को 20 और 4 24, 6 चौका 24, 2 बचेगा, 6 पंचो 30 और 2 32। क्लियर है बात? आराम से नहीं आई बस समझ में बात बता दो मुझे फटाफट से। 6 चौका 24 सॉरी। अच्छा, इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 5 और 4 9, 4 और 2 6, 3 और 2 5, और इसमें से इसको घटा दूंगा तो 14 में से 9 गया तो 5, या कितना बचा? 6 में से 6 गया तो 0, और 8 में से 5 गया तो 3। 305 इनका टोटल आ गया। यदि एवरेज चाहिए तो मैं 305 में किसका भाग दूंगा? 8 का। 8 या 24, 6 बचेगा, 8 8 64। देखो लगभग 38 के आसपास का एक आंसर है, 38.1। ऐसी सिचुएशन में जाके थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प ले लेनी चाहिए कि अपना लगभग आंसर कौन सा आ रहा है। समझ आ रही है बात? अच्छी तरह आ रही है ना? आएगी, 100% समझ आएगी। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। चलिए
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? 39 संख्याओं का औसत 0 है, तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य हो सकती है? देखो, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 39 संख्याओं को आप एक काम करते हैं, 39 को मारते हैं गोली एक बार के लिए, है ना। ये 39 से आपको समझने में पहले कठिनाई आएगी। अपन एक काम करते हैं, इसमें इस 39 को ना एक बार के लिए मैं मानता हूं कि 5 संख्याएं होंगी। अब मैं कहता हूं 5 संख्याओं का औसत शून्य है। अब मुझे बताओ औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यदि 5 संख्याओं का औसत शून्य है तो डेफिनेटली उनका टोटल भी शून्य रहा होगा, क्योंकि राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग देंगे तो औसत भी शून्य आ जाएगा। यदि योग 0 है तो औसत भी 0 है। तो इसने बोला है 5 संख्याओं का औसत 0 है, तो 5 संख्याओं का टोटल भी 0 रहा होगा। तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 हो सकती है? अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य हो सकती है? अच्छा, इस क्वेश्चन को लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है। ये कहना ये चाह रहा है उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। चेक तो मैंने कर दिया। क्वेश्चन ये है उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो, हाँ, ये एएलपी में आया था पिछले साल, है ना। तो 5 संख्याओं का औसत शून्य है, तो मतलब टोटल 0 होगा। अब टोटल 0 है तो बताओ कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती है? मतलब देखो, इसकी दो शर्तें हैं। एक तो 5 संख्याओं का टोटल 0 भी होना चाहिए, और फिर हमको उसमें से ज्यादा संख्या 0 से अधिक भी रखनी है। तो बताओ ऐसी 5 संख्या कौन कौन सी हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या 0 से अधिक भी रखो और पांचों का टोटल भी शून्य आ जाए? तो आप ध्यान रखो, आप 5 संख्याओं का टोटल 0 करना है ना, तो आप 4 संख्याओं को 0 से कितनी बड़ी रख लो। आप एक संख्या छोड़ दो, बस वो आपको लास्ट में जाके 0 पे लाके पटक देगी। अब आप कहोगे कैसे, मैं समझा नहीं। चलो, आप मैं 5 संख्याएं लिखता हूं और इनका टोटल 0 चाहिए होगा ना आपको। तो आप एक काम करो, 4 संख्या आपकी मर्जी से बोल दो। आपने कहा 15, ठीक है। आपने कहा 25, ठीक है। आपने कहा 100, ठीक है। आपने कहा 250, ठीक है। आपने 4 संख्याएं बोल दी अपनी मर्जी से। अब 5 में मेरी मर्जी का लगाता हूं, क्योंकि शर्त इनका टोटल 0 करना है। तो देखो, मैं टोटल 0 5 से कर दूंगा। इनका टोटल कितना होगा? 15 और 25, बताओ। 40, 40 और 100, 140, 140 और 250 कितना होता है? 390। इनका टोटल 390 है, तो मैं पांचवी संख्या माइनस 390 मान लेता हूं। अब बताओ, पांचों का टोटल 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो आप एक संख्या को छोड़ के बाकी बची संख्या तुम्हारे मन में आए जो अरबों खरबों की मान लो, एक संख्या लास्ट की आपको ऐसी मिल जाएगी जो इन सबका योग 0 बना देगी। और वो मिलेगी कैसे? इन सबका जोड़ के आगे माइनस लगा दो, उसमें हो गया 0 जोड़। अब बताओ, ऐसी ही 5 की जगह यदि 39 संख्याएं हो तो कितनी संख्याएं आप 0 से अधिक रख सकते हो टोटल 0 करने के लिए? अधिकतम। तो आप अधिकतम 38 संख्या 0 से अधिक रख सकते हो आराम से। 39वीं संख्या जो होगी वो आपका खेल कर देगी, वो आप टोटल की माइनस कर देना, ऑटोमेटिक सबका टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और आपका आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? तो कितनी भी संख्या हो, कल को 38 की जगह होती, 39 की जगह होती, मान के चलिए कि 1000 संख्याओं का औसत 0 होना चाहिए, तो कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती है? 999। हजारवीं संख्या आप हमें ऐसे पटक देंगे जो माइनस को करके रख देंगे उसका, और ऑटोमेटिक सबका टोटल 0, टोटल 0 तो एवरेज 0 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई आपके अच्छी तरीके से? वाली क्लियर अच्छी तरह? ध्यान में रखिएगा इस बात को। एएलपी 2025 का अच्छा प्रश्न। 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत 46 है। पूरी कक्षा का औसत भार 50 है। उस कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना होगा? अब देखो, वापिस समझना, लड़कों का औसत भार कितना होगा? तो भैया मैं डायरेक्ट औसत निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मैं एक बार के लिए औसत हमेशा सबसे पहले क्या निकालना, एक क्वेश्चन सही है, लेकिन आप समझो मैंने अभी क्या कहा, डायरेक्ट औसत नहीं निकाल सकते हो। इसने कहा है लड़कों का औसत भार कितना होगा, तो पहले मैं लड़कों का टोटल भार निकालूंगा, और जैसे ही लड़कों का टोटल भार आएगा, लड़कों की संख्या का भाग देकर लड़कों का औसत भार आ जाएगा। औसत कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता, औसत से पहले आपको हमेशा टोटल निकालना पड़ता है। तो लड़कों का टोटल भार हम पहले निकालेंगे। लड़कों का टोटल भार कैसे निकालेंगे? 37 विद्यार्थियों में 22 लड़कियां हैं, लड़कियों का औसत भार 46 है, पूरी कक्षा का औसत भार 50 है। पूरी कक्षा मतलब 37 लड़कों, तो 37 विद्यार्थियों, पूरी कक्षा में 37 स्टूडेंट है, इनका औसत भार कितना है? 50। तो 37 स्टूडेंट्स का औसत भार 50 है, तो 37 स्टूडेंट को 50 से गुणा कर दो तो 37 का टोटल भार आ जाएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। 0 5 7 35। आप ये एस मतलब स्टूडेंट है, यहाँ पे 5 7 35, 3 बचेगा, 5 3 15 और 3 18,
तो मुझे बताओ पूरी क्लास का टोटल भार तो 1850 किलो है। यदि पूरी क्लास के टोटल भार में से मैं लड़कियों का टोटल भार घटा दूं तो बताओ लड़कों का टोटल भार नहीं आ जाएगा क्या? लड़कियां कितनी है इस क्लास में? 22, और इनका औसत भार कितना है? 46। तो यदि मैं 22 लड़कियां जो हैं इनको 46 से गुणा करके घटा दूं, पहले इनका टोटल भार निकाल लेते हैं। 22 छिकी कितना होता है? 132, हासिल लगी 13, और 22 चौको 88, 88 में हम 13 जोड़ेंगे 101 आता है। तो यदि इसमें से मैं इसको घटा दूं तो लड़के बचे। पहली बात तो लड़कों की संख्या कितनी बचेगी? 37 स्टूडेंट में से 22 लड़कियां गई तो 15 लड़के बचेंगे। तो मुझे बताओ 15 लड़कों का टोटल भार नहीं आ जाएगा क्या? मैंने क्या किया, पूरी क्लास के टोटल भार में से लड़कियों का टोटल भार घटा रहा हूं। 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3, और 18 में से 10 गया 8। तो ये कितने लड़कों का टोटल भार आ गया बताओ मुझे? 15 लड़कों का टोटल भार आ गया। अब ये कह रहा है मुझे 15 लड़कों का एवरेज भार चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, 838 में किसका भाग दे दूंगा? जल्दी से 15 का भाग दे दूंगा। 15 5 75, बचा कितना यहाँ? 8, 8 से 88 हो गया, 15 5 75। देखो 55 समथिंग कोई आंसर है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी मिल गया है आंसर, बिल्कुल सर मिल गया है आंसर। आपका आंसर है 55.87। बताओ क्या जोर आ रहा है? मतलब ये समझ लो क्वेश्चन हो रहे हैं बिल्कुल हलवे की तरह, आंसर आ रहे हैं बिल्कुल बढ़िया हलवे की तरह। मेरे हिसाब से आप सबको अच्छा समझ आ रहा होगा और आएगा समझ में। आप भरोसा रखिए, आपको 100% सब चीजें समझ आएंगी। अच्छा, बीच बीच में मैं इधर उधर जाता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मेरे हिसाब से आपको भी डिस्टर्बेंस नहीं होता होगा? होता है? नहीं होता? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। एक विद्यालय में 32 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलो है। यदि शिक्षक के भार को शामिल कर दिया जाए तो माध्य माध्य मतलब औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखो ये प्रश्न ये कह रहा है कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 32 विद्यार्थियों का औसत भार कितना किलो है? 50। मुझे बताओ 32 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है, तो मैं 32 को 50 से गुणा कर दूं तो 32 का टोटल भार आ जाएगा। जीरो अपनी जगह, 5 दूनी 10, हाथ से लगी 5 के 15 और 1 16, मतलब ये 32 स्टूडेंट 1600 किलो के हैं। यदि शिक्षक के भार को शामिल कर दिया जाए तो माध्य 500 ग्राम बढ़ जाता है। पहले बताओ यदि इसमें मैं शिक्षक के भार को शामिल कर दूं, टीचर को भी लगा दूं, तो क्या ये 33 लोग ही हो जाएंगे क्या? और ये कह रहा है जैसे शिक्षक को शामिल करते हैं तो एवरेज 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो बढ़ जाता है। मतलब पहले इनका एवरेज था कितना? 50, अब आधा किलो बढ़ते इनका एवरेज हो जाएगा 50.5। तो मुझे बताओ ये 32 लोगों का एवरेज था 50, तो ये 32 का कुल वजन आ गया। अब ये 33 लोगों का एवरेज है 50.5, तो 33 का कुल वजन आ जाएगा। और मुझे अब एक बात बता दो, यदि मैं इन 33 लोगों के कुल वजन में से 32 लोगों का कुल वजन माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक इस टीचर का वजन ही बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो हाँ या ना। हाँ, तो करते हैं। 33 पंजों 165, हासिल कितनी लगेगी? 16। और 33 को जब जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो रह जाएगा, 16 का 6, हासिल लगेगी 1। और यहाँ पे 33 पंजों 165 और 1 166। अच्छा, मैं इस 166 पे यही 6 समझ बैठा, ये 166 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो ये एक छोड़कर पॉइंट लग गया। चलो अब देखो 32 लोगों का टोटल वजन है 1600 और 33 का टोटल वजन है 1666.5। सोच के देखो 32 स्टूडेंट 1600 किलो के हैं और 33 है 1666.5 के, तो ये जो 66.5 किलो वजन है किसका है? ये डेफिनेटली टीचर का वजन है। तो टीचर का वजन हो गया 66.5 किलो। इस प्रश्न का क्या आ गया? आंसर आ गया। बताइए कहां तकलीफ है इस क्वेश्चन में? आपको क्लियर है? बड़ा इजी सा मामला है, आराम से समझते जाइए आप लोग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, ठीक है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 39.25 है, गुरुवार से रविवार का औसत तापमान 40.25 है। यदि सोमवार से रविवार तक के सभी दिनों के दैनिक तापमानों का योगफल 277.5 है तो गुरुवार का तापमान कितना है? अच्छा प्रश्न है। देखो कैसे होगा, आराम से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। 7 वार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, समझ रहे हो? ये 7 वार है।
सोमवार से गुरुवार तक का औसत 39.25 है। सोमवार से गुरुवार, ये इन 4 दिनों का औसत है 39.25। तो मुझे बताओ इन 4 दिनों का औसत 39.25 है तो टोटल गुणा 4 से आएगा कि नहीं आएगा इनका? बिल्कुल आएगा। कितना आएगा देखो, आप तो एक काम करो 39 को 4 से गुणा कर लो पहले। 39 चको कितना होता है बताओ? 120, 156, 156 तो ये, और 0.25 का 4 गुना होता है 1, तो 157 हो गया ये। 39 4 कितना होता है बताओ वापस से? 156, 156 में एक और जोड़ा 157 हो गया। ये इन 4 दिनों का टोटल हो गया। आगे कह रहा है गुरुवार से रविवार तक का औसत तापमान 40.25 है। ध्यान रखना गुरुवार से रविवार तक का औसत तापमान है 40.25। यदि मैं इनको गुणा 4 से कर दूं तो टोटल आ जाएगा 40.25 गुणा 4 करने से। देखो क्या किया मैंने, वापस समझना, 40 का 4 गुना 160 और 0.25 का 4 गुना 1 होता है तो 161 हो गया। अब समझना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का टोटल 157 है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का टोटल 161 है, 161 है। और आगे कह रहा है सोमवार से रविवार तक के सभी दिनों के योगफल 277.5 है। इन सबका योगफल मिला के 277.5 है। तो गुरुवार का तापमान कितना है? देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि आप 7 दोस्त हैं, ये 7 दोस्त हैं, इनके नाम ये हैं। इन चारों के मिला के नंबर 157 आ रहे हैं, इन चारों के मिला के नंबर 161 आ रहे हैं, और सबके मिला के नंबर आ रहे हैं 277.5। तो बताओ इस वाले के नंबर कितने हैं? गुरुवार यही तो है बीच में। आप मुझे एक बात बताना, यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं, किस किस को? 157 और 161 को, तो समझना क्या क्या जुड़ेगा, सोचना एक बार। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं, किस, इन दोनों को जोड़ दूं 157 और 161 को, तो देखो ये भी जुड़, 157 में कौन कौन जुड़ेगा? ये और ये, सही है। और 161 में कौन कौन जुड़ेगा? ये और ये। तो आप एक चीज गौर करना, यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं ना, तो ये सब तो एक एक बार जुड़ेंगे, लेकिन ये कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार। और इसमें से यदि मैं इन सबके टोटल को माइनस कर दूं, मतलब इन सबको मैं, ये 277.5 क्या है? इन सबका एक एक बार का ही तो टोटल है। यदि मैं इन सबके एक एक बार के टोटल को माइनस कर दूं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस एक बार, ये माइनस, ये पूरा माइनस, ये पूरा माइनस। ये 2 बार जुड़ा है तो एक बार माइनस करने से एक माइनस हो जाएगा, लेकिन एक टोटल तो इसका रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर दूंगा। एक्चुअली में इन दोनों को जोड़ने से सब एक एक बार जुड़ता है, लेकिन ये 2 बार जुड़ता है, और इन सबको एक एक बार माइनस करूंगा तो ये तो एक बार बचेगा कि नहीं बचेगा? बस वही तो चीज है। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 157 में 161 को, 7 और 1 8, 5 और 6 11, हां से लगे 1 और 1 2 और 1 3, और इसमें से घटा दूंगा 277.5। 318 में से 277.5 हम माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा? ऊपर जीरो लगा लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 7 में 7 गया 0, यहाँ क्या बचा? 31 में 27 गया तो 4। क्वेश्चन का आंसर आ गया 40.5। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे बताओ कहां तकलीफ महसूस हुई आपको इस क्वेश्चन में? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत कितना है? 1 है, इसके वर्ग, घन और 4 घात का औसत बताइए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलजेब्रा का है, लेकिन अभी सीख लेते हैं। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है। मैं मानता हूं ये जिस संख्या की बात कर रहा है वो x है। और व्युत्क्रम क्या होता है पहले तो ये समझो मैथ में। व्युत्क्रम होता है उल्टा। जैसे 2/5 का व्युत्क्रम 5/2, 3/4 का व्युत्क्रम 4/3, 6/7 का व्युत्क्रम 7/6। तो ये कह रहा है एक संख्या x है, उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x, उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया मैंने, 1/x हो गया। अभी कह रहा है इन दोनों का औसत 1 है। मुझे बताओ इनका औसत कैसे निकलेगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो 2 ही है, और इनका औसत है वो कितना है? 1 है। अच्छा, x + 1/x बटा 2 बराबर 1 है, 2 इधर वज्र गुणा होगा, तो ये समीकरण ऐसी बन के आती है x + 1/x बराबर 2। ये समीकरण आती है। अब ये कह रहा है तो इस संख्या के वर्ग, घन और 4 घात का, पहले संख्या का मान तो निकालो। अब देखो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा अलजेब्रा के अंदर। अलजेब्रा में एक कंसेप्ट आता है, बहुत फेमस कंसेप्ट है, कि कभी भी x + 1/x का मान 2 होता है तो x का मान हमेशा 1 माना जाता है। क्योंकि एक देखो LHS RHS को बराबर कर देता है। 1 + 1/1 1 ही होता है, तो 1 + 1 = 2। ठीक है, अब ये क्यों होता है x बराबर 1? कहां से आता है इसमें?
ये सब अलजेब्रा में मैं आपको डेरिवेशन के साथ बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि कभी भी मैथ में x प्लस 1/x बराबर 2 जैसा कुछ दिख जाए तो x का मान 1 मानना है। x का मान 1 मानने का मतलब है x मैंने संख्या ही तो मानी है यहाँ पे, तो इसका मतलब है जिस संख्या की बात कर रहा था वो 1 है। अब ये कह रहा है मुझे तो इस संख्या के वर्ग घन और 4 घात का औसत बताओ। इस संख्या के वर्ग का, इस संख्या के घन का और इस संख्या की 4 घात का क्या बताओ औसत। पहली बात तो आप समझना, एक का वर्ग भी एक होता है, एक का घन भी एक होता है और एक की 4 घात भी एक होता है। तो एक तरीके से हमसे कह रहा है एक 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 का औसत बताओ, और मुझे बताओ औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग 3, राशियों की संख्या 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो एवरेज भी इसका 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वापिस समझना, इसने क्या बोला, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत कितना है, 1 है। मैंने संख्या x मान ली तो उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/x हो गया। x और 1/x का औसत 1 है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, क्योंकि दो संख्याएं हो गई है, उनका औसत 1 है बराबर 1। 2 इधर वज्र गुणा कर दिया मैंने तो x प्लस 1/x बराबर 2। x प्लस 1/x बराबर 2, तो x का मान ऑटोमेटिक 1 आता है। ये अलजेब्रा की इक्वेशन है। कभी भी x प्लस 1/x बराबर 2 मिले तो x का मान 1 मानना है। x का मान 1 उठा के आप कहीं भी रख दीजिए। अब ये कह रहा है हमको तो इसके वर्ग घन और 4 घात का औसत बताओ, तो 1 का वर्ग, 1 का घन, 1 की 4 घात का औसत। 1 का चाहे वर्ग करो, घन करो, 4 घात करो, चाहे 1000 घात करो, 1 का आंसर हमेशा 1 होता है। तो क्वेश्चन बन गया 1 1 1 का औसत, और औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 1 1 1 जोड़ेंगे तो 3 बटा में 3, आंसर 1 आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ध्यान रखिएगा, आराम से पढ़िएगा, तसल्ली से पढ़िएगा। फर्स्ट क्लास जब कल हुई थी तो मैंने आपको नंबर भी बताया था, आज वापस लिख लीजिए 9785200818। कुछ भी डाउट होता है तो आप उस पर आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास नंबर 3 में। इस क्लास को वापस देखिए, आराम से देखिए, पढ़िए, तसल्ली से नोट्स बनाइए और आराम से सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।